हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आप लोगों का CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सबकी मेहनत का जो है रिज़ल्ट अब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। लेकिन ये रिज़ल्ट मिलने में आपको कम से कम 1.5 महीने का समय लगेगा। आंसर की आएगी, उसके बाद में रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो कॉल लेटर आपका इशू होने में और बाकी रिज़ल्ट्स फाइनल अनाउंस्ड होने में एटलीस्ट 1 to 1.5 मंथ का टाइम लगेगा। तो अब बात आती है कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो दिसंबर में होगा। तो आपके पास ये 6 मंथ का विंडो है। आपको क्या करना चाहिए, आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 सिनेरियोज़ पे डिस्कस करेंगे कि अगर ये कंडीशन है तो आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ये कंडीशन है तो आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिर्फ एक एडवाइस है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप फॉलो करिए, अगर आपको समझ नहीं आए तो आप बिल्कुल इसे अनफॉलो करने के लिए जो है वैलिड है आपका रीज़न। तो अब चलिए चलते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने अभी कल एग्ज़ाम दिया है CSIR नेट JRF का, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया होगा और उन्हें ये बात पता है कि उनका इस बार सिलेक्शन होना है, उनकी बात करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिनका एकदम ही नहीं अच्छा गया, मतलब उन्हें बिल्कुल आंसर समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन पूछा क्या है और कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। और ये मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने सीरियस अटेम्प्ट दिया था। आई मीन 6 मंथ उन्होंने इन्वेस्ट किया था और स्टडी की थी अराउंड अपना रोज़ का 6-7 घंटे का टाइम इन्वेस्ट किया था, ठीक है। उनकी बात नहीं कर रही जो अभी फॉर्म आने के 1 महीने पहले पढ़ना शुरू किया, उनकी बात नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर आपने सीरियस अटेम्प्ट दिया है तो यही 2-3 चांसेस हो सकते हैं। और एक है कि आप न्यूट्रल हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आपका पेपर कैसा गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप आंसर की मिलाने से डर रहे हो, आप हर चीज़ करने से डर रहे हो, ठीक है। तो यही 3 फेज़ हो सकते हैं आपके। तो इन तीनों पे बात करते हैं। अब देखिए, आपको जो है आपका रिज़ल्ट जो है वो मिल जाएगा 1.5 महीने में, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका कि क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपका 1.5 महीने में क्वालिफाई का रिज़ल्ट आ जाता है, पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाता है, तो अब क्या, अब आपका नेक्स्ट मूव मोस्ट प्रोबेबली होगा PhD की तरफ जाना। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी आप लोगों को कि आप लोगों का जो मतलब अब जैसे ये सेशन ख़त्म हो जाएगा PhD एडमिशन का, अब जो नेक्स्ट सेशन होगा जनवरी सेशन, उसके लिए दिसंबर में फॉर्म आने स्टार्ट होते हैं। तो आपके पास ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का या 5 मंथ का विंडो है, ठीक है। तो ये विंडो में आप क्या कर सकते हो अपने आप को बेटर करने के लिए। तो ये बात उन बच्चों के लिए है जिनका कि क्वालिफाई हो जाएगा या जिन्हें है ये उम्मीद कि उनका क्वालिफाई हो जाएगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए, आप इस समय कोई रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च की ट्रेनिंग करवाते हैं, इन हैंड एक्सपीरियंस आपको देते हैं और आपको एक अच्छा रिसर्चर बनने में मदद करते हैं। क्योंकि जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, मोस्ट ऑफ देम विल बी इनरोलिंग इन PhD, सो दिस इज़ अ स्किल यू नीड। तो आप अगर अभी से इसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, और अपनी आदत बनाओ कि आप जो है एक रिसर्च पेपर एटलीस्ट पर मंथ पढ़ के उसको एनालिसिस करना सीखो। ये आप अपने ऊपर काम कर रहे हो एक अच्छा PhD रिसर्चर बनने का। तो आप जब PhD इंटरव्यूज़ में जाओगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी आप JRF लेवल पे हो तो आपको JRF बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आपका JRF एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको JRF बहुत ईजी लगने लगेगा और आपके लिए नेक्स्ट जो सबसे मुश्किल चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी PhD के इंटरव्यूज़, ठीक है। तो उसके लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। हाँ, आपको थोड़े पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी स्किल को सीखना चाहते हैं तो उसमें हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। दिस इज़ नॉर्मल थिंग, इट इज़ नॉट वेरी बिग थिंग दैट यू हैव टू इन्वेस्ट मनी टू लर्न समथिंग। ऐसे ही सिस्टम चलता है, ठीक है। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपने MSc में डिज़र्टेशन नहीं किया था, आपने PG में डिज़र्टेशन नहीं किया था, तो आपके लिए ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए क्योंकि बहुत सारी हमारी जो मतलब कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मोस्ट ऑफ देम डोंट हैव अ वेरी गुड इक्विपमेंट सिस्टम, डोंट हैव अ वेरी गुड लैब। सो MSc में डिज़र्टेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। अब अगर आपने MSc में डिज़र्टेशन की है, आपको इन हैंड एक्सपीरियंस है,
तो आपको आई थिंक ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो मतलब उतने अच्छे कॉलेजेस से अपना डिग्री कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अगर आप ये ट्रेनिंग्स कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब बात आती है सेकंड कैटेगरी की, जो है हमारे न्यूट्रल्स, जिन्हें पता नहीं है कि होना क्या है। तो आपके पास 1 to 1.5 मंथ का जो टाइम है, ठीक है, इसमें आप अपना रिवीजन स्टार्ट रखिए। आप अपना रिवीजन स्टार्ट रखिए। अगर आपको लगता है, जैसे आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि आपके अंदर क्या गलतियां थी, क्या खामियां थी, या आप जान गए होगे, कुछ तो आपको आइडिया लग गया होगा ना कि हाँ ये नहीं पढ़ा, ये गलती हो गई, ये चीज़ ऊपर ऊपर से पढ़ ली थी। तो वो सब चीज़ों को आप सही करने की कोशिश करिए। फिर आपको 1.5 महीने बाद जब रिज़ल्ट मिल जाएगा तो अगर आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आप वो फर्स्ट वाला ही स्टेप फॉलो कर सकते हो। और अगर नहीं क्वालिफाई होते हो तो जो मैं अभी बताने जा रही हूँ थर्ड स्टेप में, वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो है जिनका उन्हें पता चल गया है कि उनका अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम। और ये बात सच होती है, आपको पता चल जाता है कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। आपकी गट फीलिंग कह देती है। अगर आपका बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस हुआ है तो आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी आप 1.5 महीने का वेट करिए, तब तक आप रिवीजन जो है स्टार्ट रखिए। आप अपने आप को बेटर करिए, कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से जानने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो तो आप किसी मतलब ऑनलाइन कोचिंग में या फिर ऑफलाइन कोचिंग में क्लासेस देना भी शुरू कर सकते हो। 1 से 2 क्लासेस, 1 से 2 आवर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये न्यूट्रल्स के लिए भी है और इनके लिए भी है, क्योंकि आप लोगों को अपना मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना। और इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था टेक्निक्स कि आप अपने कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर सकते हो। उसमें फेनमैन टेक्निक जो थी कि आप किसी को अगर टीच करते हो तो आपकी वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। और आप भी, जिन लोगों को लग रहा है कि उनका पेपर नहीं अच्छा गया है, उन्हें भी अपनी गलतियाँ पता चल गई होंगी कि हाँ ये चीज़ फॉल्ट थी मेरे अंदर, इसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो जो टेक्निकल दिक्कतें हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ कि आपने सब पढ़ा था बट वहाँ पर जाकर आप स्ट्रेस आउट हो गए, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि क्वेश्चंस आते हुए आपको गलत हो गए। तो ये चीज़ें तो आप सही कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, आपने यूनिट ही नहीं कवर किया था, आपकी सिलेबस ही नहीं कंप्लीट थी, आपका टेक्निकल अप्रोच ही नहीं था, तो ये सब चीज़ें आपको फिर से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। और अपने आप पर आप लग जाओ अभी से, और बाकी एग्ज़ाम्स देते रहो जिससे आपका फ्लो ना टूटे, क्योंकि 6 मंथ्स फिर आपको लगातार पढ़ना ही है। तब तक आप इसी तरह के एग्ज़ाम्स देते रहो। अगर एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे ICMR हो गया या फिर DBT, जो भी आता है आप उसको देने की कोशिश करो, तो आपका जो कंपटीशन वाला लेवल रहेगा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये 3 लेवल्स थे कि आप क्या क्या कर सकते हो। इसमें भी जो क्वालिफाइंग वाली लेवल है, जो फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, उन लोगों को अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उसके बारे में रिसर्च स्टार्ट कर देनी चाहिए कि वो क्या है, कहाँ से आप इन्फॉर्मेशन जान सकते हो कि PhD का फॉर्म निकला है, ये चीज़ें आप कहाँ से जान सकते हो। मतलब अगर आपको अभी श्योर नहीं है तो आप 1.5 महीने रुक जाओ, लेकिन 1.5 महीने बाद आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपको जब सच में ये सब चीज़ें डील करनी हो तो आप पीछे ना रह जाओ, इन्फॉर्मेशन की वजह से पीछे ना रह जाओ, स्किल्स की वजह से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप फॉलो कर सकते हो, और अगर वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप अपना मैकेनिज़्म यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने के कम से कम 2 से 3 दिन आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, ना आउटकम सोचिए, ना क्या हुआ ये सोचिए। आप बिल्कुल अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए और अपने मनपसंद चीज़ें करिए, ठीक है। जैसा भी आपका एग्ज़ाम रहा, आपने अभी तक एफ़र्ट लगाया और आप अच्छे से एग्ज़ाम देकर आए हो, इस चीज़ के लिए आप बधाई के पात्र हो, ठीक है। कितने लोग तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जा पाते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं तो मैं एग्ज़ाम क्या दूँ। आपने हिम्मत की, आप एग्ज़ाम देकर आए, आप 3 घंटा वहाँ पर बैठे, उसके लिए आपने मेहनत की, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो, ठीक है। और होपफुली आप सबका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने जैसे कि ये पॉइंट मेंशन किया है कि जिन्हें लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम नहीं अच्छा गया है, इसमें भी हो सकता है आंसर के आने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। सो यू नेवर नो, ठीक है। तो आप होपफुल रहिए, लेकिन अपनी मेहनत को मत रोकिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।